हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ मौजूद हूँ। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन टू सोशियोलॉजिकल स्टडी, यानी समाज शास्त्रीय अध्ययन का मानविकी उन्मेष, या आप कह सकते हैं समाजशास्त्रीय अध्ययन का मानविकीय दृष्टिकोण या मानवीय दृष्टिकोण। यानी हम समाजशास्त्र को किस ढंग से अध्ययन कर सकते हैं, उसमें मानवीय दृष्टिकोण का, मानविकी उन्मेष का, मानविकी अभिमुखन का क्या महत्व है, क्या है, हम आज अपने इस वीडियो में इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं समाजशास्त्रीय उन्मेष अथवा अभिमुखन के प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। मीन्स कि हम समाजशास्त्र का अध्ययन जो है या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किन किन रूप में अध्ययन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी हम समाजशास्त्रीय घटना, वस्तु या व्यक्ति को दो तरीके से उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। वो एक होता है साइंटिफिक ओरिएंटेशन, दूसरा है ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन। यानी एक वैज्ञानिक अभिमुखन या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम घटनाओं का, चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, या फिर ह्यूमनिस्टिक या मानविकीय या कह सकते हैं मानवीय दृष्टिकोण से हम घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चूँकि हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन, तो हम जो है सबसे पहले ये जानते हैं कि समाजशास्त्र में ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन या कहिए मानविकीय दृष्टिकोण अथवा अभिमुखीकरण का क्या अर्थ है। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि मानविकी उन्मेष या अभिमुखन अथवा दृष्टिकोण का तात्पर्य सामाजिक घटनाओं को मानवीय परिस्थितियों के संदर्भ में समझना तथा उनका वास्तविक विश्लेषण करना है। फ्रेंड्स, रॉबर्ट बीरस्टीड ने सन 1960 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से बोलते हुए कहा कि समाजशास्त्र का स्थान विज्ञान में होने के साथ ही उन कलाओं में भी है जो मनुष्य के मस्तिष्क को अज्ञान से मुक्त करती हैं। और इसी तरह सी राइट मिल्स ने भी कहा है कि समाजशास्त्र एक शिल्प है, यानी शिल्प यानी क्राफ्ट, जिसकी सहायता से मानवीय मूल्यों का संरक्षण किया जा सके। तो फ्रेंड्स, क्लियर है कि ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन को हम उस दृष्टिकोण के तौर पर परिभाषित कर सकते हैं या समझ सकते हैं जिनमें किसी भी घटना का अध्ययन जो है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में मानवीय पक्ष को ध्यान में रखकर किया जाए। और फ्रेंड्स, वहीं अगर समाजशास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र के समस्त दृष्टिकोणों की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल इसको हम अगर डिफाइन करेंगे, जितने भी अलग अलग तरह के दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय अध्ययन में पाए जाते हैं तो उनको मुख्यतः 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक समन्वयवादी दृष्टिकोण यानी सिंथेटिक पर्सपेक्टिव, दूसरा विशिष्टवादी दृष्टिकोण यानी स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव, और तीसरा संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव। फ्रेंड्स, इस दृष्टिकोण को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी विशेषताओं को जानना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। आपको स्क्रीन पर पहला विशेषता दिख रही होगी। इस उपागम में समाजशास्त्र की सामाजिक प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से संबंधित है। यानी हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि मानविकी उन्मेष ये मानता है कि कोई भी सामाजिक तथ्य प्राकृतिक घटनाओं की तरह स्थिर नहीं होता है, और ये उन सिद्धांतों तथा नियमों को भी उपयोगी नहीं मानता जिन्हें साइंटिफिक अप्रोच के अंतर्गत सर्वकालिक सिद्धांत कहा जाता है। और फ्रेंड, दूसरा पॉइंट, यह समाजशास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को नकारे बिना समाजशास्त्रीय मानविकीय दृष्टिकोण बनाए रखने पर बल देता है। इसको अगर हम डिटेल में बात करें तो कह सकते हैं कि यह जो है एक
इस तरीके की अप्रोच है, इस तरीके का दृष्टिकोण है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या कहिए साइंटिफिक अप्रोच से अलग है, या हम कह सकते हैं कि उसके अपोजिट भी है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम जो है ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के साथ साथ सब्जेक्टिव स्टडीज़ पर भी ध्यान देते हैं, उसको भी हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं। यानी इसके अंतर्गत हम वस्तुपरक के साथ साथ विषय परक अध्ययन को भी महत्व देते हैं, क्योंकि इस अप्रोच के अनुसार आनुभाविक अध्ययनों यानी एक्सपीरियंस्ड बेस्ड आनुभाविक अध्ययनों पर आधारित कुछ आंकड़ों के द्वारा सामाजिक वास्तविकता को नहीं समझा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट हमारा है, यह उपागम व्यक्तियों के विभिन्न व्यवहारों को उस अर्थ के संबंध में या कहिए संदर्भ में समझने पर अधिक बल देता है। मीन्स कि यह अप्रोच जो है यह उपागम में व्यक्तियों के विभिन्न व्यवहारों को उस अर्थ के संदर्भ में समझने पर अधिक बल दिया जाता है जो अर्थ एक विशेष व्यवहार करने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं ही लगाया जाता है। यानी सेल्फ में किसी व्यवहार के लिए व्यक्ति जो उसका अर्थ लगाता है। और फ्रेंड, इसी सिचुएशन को, इसी दशा को बेवर ने व्याख्यात्मक बोध का नाम दिया, इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग का नाम बेवर ने इसे दिया है, वो यही चीज़। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इस उपागम की मान्यता है कि कोई भी अध्ययन तभी उपयोगी होता है जब उसका व्यवहारिक उपयोग किया जाए। मीन्स इसकी मान्यता है, या कहिए इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक वास्तविकता का संबंध केवल बड़े बड़े सिद्धांतों को प्रस्तुत करने से नहीं होता, बल्कि इसका मानना है, इस उपागम का, इस अप्रोच का ये मानना है कि कोई भी नॉलेज हो या कोई भी स्टडी हो वो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए तभी फ्रूटफुल होती है जब उसका लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ किया जा सके, व्यवहारिक रूप से हम उसको अपने जीवन में प्रयोग कर सकें। और फ्रेंड्स, हमारा इसका लास्ट पॉइंट है, या कह सकते हैं अंतिम विशेषता है, उसको हम ये कह सकते हैं कि मानवतावादी उन्मुखीकरण प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यानी कि सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म, प्रघटना विज्ञान यानी फिनोमिनोलॉजी, नृजातीय पद्धति शास्त्र यानी एथनोमेथोडोलॉजी, आमूल परिवर्तनवादी यानी रेडिकलिज्म, ये सब जो हैं इन ऐसे उपागम को या कहिए ऐसी अप्रोचेस को, ऐसे पैटर्न को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि ये वो पैटर्न्स हैं, ये वो अप्रोचेस हैं फ्रेंड्स जो किसी भी मानव की, मनुष्य की दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं को महत्व देते हैं। यानी कह सकते हैं ये वो पद्धतियां हैं जिनसे व्यक्ति के जो रूटीन लाइफ, डेली लाइफ की बात होती है, उनमें जो क्रियाएं की जाती हैं उनके अध्ययन किया जाता है। और फ्रेंड्स, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद यानी सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म, प्रघटना विज्ञान यानी फिनोमिनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी यानी कि लोक पद्धति शास्त्र, और आमूल परिवर्तनवादी उपागम यानी रेडिकल अप्रोच, ये जो हैं समाजशास्त्रीय अध्ययन में मानवतावादी या मानविकी उन्मुखीकरण के प्रमुख उपागम हैं। यानी मेजर अप्रोचेस यही हैं जिनके माध्यम से ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन के थ्रू सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ की जा सकती हैं। और फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यानी सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म की। फ्रेंड, सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म में हम कह सकते हैं कि इसके प्रमुख विचारक जो हैं वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं, और मीड के ही शिष्य हर्बर्ट ब्लूमर ने सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म शब्द की रचना की। मीन्स उनकी इस उपागम को या इस सोच को, ये जो नाम है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ये मीड के शिष्य
हर्बर्ट ब्लूमर ने ही दिया है। और ब्लूमर के अनुसार, या कहिए कि ब्लूमर की मान्यता ये है इस संदर्भ में कि मनुष्य उन अर्थों या अभिप्रायों मीनिंग मनुष्य उन अर्थों या अभिप्रायों के आधार पर ही कार्य करते हैं जो कि वे अपने आसपास की वस्तुओं या घटनाओं के लिए प्रयुक्त करते हैं। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है कि वे मात्र बाह्य प्रेरणा जैसे सामाजिक शक्तियाँ या फिर आंतरिक प्रेरणा जैसे स्वाभाविक प्रकृति या प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही कार्य करते हैं। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यानी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है सामाजिक तथा प्राणी शास्त्रीय नियतिवाद यानी सोशल एंड बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म को पूरी तरह से अस्वीकार करता है। और फ्रेंड्स, ब्लूमर यह भी कहते हैं कि वस्तुओं या घटनाओं के जो अर्थ लगाए जाते हैं वे अंतरक्रिया की प्रक्रिया के दौरान पनपते हैं, ना कि वे पहले से ही मौजूद होते हैं, और वे भविष्य को प्रभावित भी कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि कुछ हद तक ये अर्थ जो हैं अंतःक्रियात्मक परिस्थितियों के अंतर्गत बनते हैं, संशोधित होते हैं यानी करेक्शन उनमें होता है, विकसित व परिवर्तित भी होते रहते हैं। यानी वो जो अर्थ निकल के आते हैं वो ना सिर्फ बनते हैं बल्कि उनमें टाइम टू टाइम करेक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज भी होते रहते हैं और ये पूर्व निश्चित नहीं होते हैं फ्रेंड्स। और साथ में ये भी कहा जा सकता है कि वस्तुओं व घटनाओं का जो अर्थ वे लगाते हैं, वे यानी लोग मनुष्य लगाते हैं, वे अंतःक्रियात्मक संदर्भ के अंतर्गत कर्ताओं के द्वारा प्रयुक्त प्रणालियों का ही परिणाम होता है। इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं कि अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत कर्ता यानी क्रिया करने वाला कर्ता जो है वो दूसरी की भूमिका को ग्रहण करता है और उस रूप में दूसरे के अर्थों व इरादों कह सकते हैं इंटेंशंस, मतलब दूसरे लोगों के इंटेंशंस की भी व्याख्या वो करता है। और फ्रेंड्स, इसी संदर्भ में या कहिए इस के अनुसार ये फिर कहा जा सकता है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यानी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है वो समाज के विकास एवं अध्ययन में सूक्ष्म प्रक्रियाओं को ही उपयोगी मानता है। और फ्रेंड, इस संदर्भ में ब्लूमर ने कहा भी है, या कह सकते हैं कि ब्लूमर का ये सुझाव भी दिया गया है ब्लूमर के द्वारा कि समाजशास्त्रीय शोधकर्ताओं को कुछ बने बनाए पूर्व निर्धारित निष्कर्ष में ही अपने अध्ययन परिणामों को फिट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें कर्ता द्वारा यानी जिसके द्वारा वो कार्य किया गया या घटना हुई है उसके द्वारा लगाए गए अर्थों को समझना होगा और इसके लिए उन्हें क्रियारत इकाई की भूमिका को भी अदा करना होगा जिससे कि वो व्यवहार का अध्ययन कर सकें। यानी किसी भी समाजशास्त्री को अपने अध्ययन में उस चीज़ का अध्ययन करना होगा जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा की गई है, उसने किस इंटेंशन से किया है, उनके व्यवहार को समझना और उसके अकॉर्डिंग अर्थ लगाकर अध्ययन करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रघटना विज्ञान यानी फिनोमिनोलॉजी की। फ्रेंड्स, फिनोमिनोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग एडमंड हुसर्ल द्वारा उनकी बड़ी फेमस बुक है आइडियाज़ इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी, इसमें किया गया। लेकिन फिनोमिनोलॉजी को एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक व्यवस्थित रूप में उनके शिष्य अल्फ्रेड शुड्स ने उसको सिस्टमैटिक तरीके से कह सकते हैं समाज के सम्मुख या इस विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया फ्रेंड। और शुड्स के हिसाब से या उनके अनुसार ये उपागम जो है, ये फिनोमिनोलॉजी जो है विशुद्ध रूप से दार्शनिक दृष्टिकोण को साथ लेकर चलती है। ये साथ ही साथ उपयोगितावाद को भी नकारती है
इस अप्रोच की स्पष्ट मान्यता ये कही जा सकती है कि जैसे कोई भी वस्तु या घटना जैसी दिख रही है उसे एज इट इज़ मान लेना हमारी भूल होगी। शुड्स कहते हैं कि यदि हमें वस्तु की वास्तविकता के बारे में या किसी घटना की वास्तविकता के बारे में जानना है तो हमें उस वस्तु अथवा घटना के मूल में जाना होगा, यानी उसके कारणों को तलाश करना होगा। और प्रघटना विज्ञान यानी फिनोमिनोलॉजी समाजशास्त्र की पूर्व मान्यताओं के विरुद्ध वैश्विकता, चिंतन एवं आलोचनात्मक मूल्यों को अधिक महत्व देता है। और वहीं ये जो अप्रोच है या कहिए ये जो दृष्टिकोण है, ये समस्त पूर्व धारणाओं एवं उपकल्पनाओं यानी हाइपोथेसिस को अलग करते हुए ये निरीक्षण, वर्गीकरण जैसी प्रविधियों को अपनाने को महत्व देता है, या कहिए वो ऐसी प्रविधियों को अपनाता है। फ्रेंड्स, ये जो है एक समस्त जो सामान्य सिद्धांत हैं या कहिए जो जर्नल थ्योरीज डेवलप हैं या जो मान्यताएं मानी जाती हैं उनको साइड कर देता है, क्योंकि इस अप्रोच के या कहिए इस दृष्टिकोण के अनुसार अब तक के जो शोध कार्य महत्वपूर्ण थे, इस रूप में घटना क्रिया विज्ञान या कहिए फिनोमिनोलॉजी एक पूर्व धारणा रहित विज्ञान बन जाता है। इसलिए यह जो है एक विज्ञान परक अनुसंधान का आयोजन करता है, यानी जो पहले से व्यवस्थित समाज में सिद्धांत हैं, मान्यताएं हैं, उनको हटाकर ये उस बात की बात करता है कि जो घटना या वस्तु हमें जैसी दिख रही है उसको हम सिर्फ देखने भर से वैसा ही नहीं मान लेंगे, बल्कि उसके मूल में जाकर उसके कारणों का पता लगाकर हम उस घटना को सही से जान पाएंगे और तभी हम उस पर अध्ययन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नरजाति पद्धतिशास्त्र यानी एथनोमेथोडोलॉजी की। फ्रेंड्स, इस उपागम का नामकरण जो है अमेरिकन समाजशास्त्री हैरोल्ड गारफिंकेल ने किया, और इसका नामकरण उन्होंने अपनी एक बहुत फेमस बुक है स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी, उसमें उन्होंने उसका नामकरण किया। फ्रेंड्स, लोक पद्धति शास्त्र या नरजातीय पद्धति शास्त्र या कहिए एथनोमेथोडोलॉजी, ये जो है स्टडी करने का एक विशेष एक स्पेशल तरीका है, विशेष तरीका है, जिसके द्वारा यह समझने और समझाने का प्रयत्न किया जाता है कि विभिन्न लोग जो हैं वो अपने चारों ओर की घटनाओं को किस दृष्टि से देखते हैं, उसके बारे में किस तरीके से सोचते विचारते हैं, और उसके बाद किसी घटना का कोई विशेष अर्थ लगाते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए व्यक्तियों द्वारा दिन प्रतिदिन के जीवन में जिन तरीकों का उपयोग किया जाता है, अध्ययन के उसी तरीके को नरजाति पद्धति शास्त्र या लोक पद्धति शास्त्र या लोक जीवन पद्धति यानी एथनोमेथोडोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अध्ययन का ये उपागम जो है, ये जो अप्रोच है, क्योंकि लोक जीवन, मानव जीवन या कहिए एक सांस्कृतिक समूह के रूप में जनसाधारण के जीवन से संबंधित है, शायद इसीलिए ही इसे लोक जीवन पद्धति कहा जाता है। फ्रेंड, ये उपागम जो है ना, ये पद्धति जो है अपने अध्ययन में खास 3 तथ्यों पर अध्ययन पर ज़्यादा जोर देती है। वह दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाएं, दैनिक क्रियाओं की भाषा एवं उनका सामाजिक पक्ष, और सामाजिक प्रतिमानों का वह पक्ष जो कि व्यक्ति अपने व्यवहार में काम में लाता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस उपागम में जो है मेन संचार यानी कम्युनिकेशन का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। संचार के लिए यानी कम्युनिकेशन के लिए लोग क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ भाषा के व्याकरण पर ध्यान नहीं देते। यानी
वो ग्रामेटिकली कितना सही या गलत है उस पर हम उसके अर्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उसका जो सोशल इम्पैक्ट है, उसका जो सोशल साइड है, उस पर उसको समझने पर जो है जोर दिया जाता है। और इसीलिए इस उपागम में सामाजिक प्रतिमानों के व्यवहारिक पक्ष पर, यानी जो उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों को व्यवहार में कैसे लाता है। यह उपागम समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन यानी साइंटिफिक अप्रोच या कहिए साइंटिफिक ओरिएंटेशन को चुनौती देने और ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन के महत्व को बढ़ाने में बहुत सहायक रहा है। और फ्रेंड्स, इस उपागम में, इस पद्धति में क्वेश्चनायर, शेड्यूल जैसी जो अप्रत्यक्ष अध्ययन पद्धतियाँ होती हैं, उनका प्रयोग नहीं किया जाता। सामान्यतः इसमें सहभागी अवलोकन यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, डायरीज, आत्मकथाएं यानी ऑटोबायोग्राफीज जैसी प्रविधियों को काम में लाया जाता है, जिससे व्यक्ति की हम जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, रूटीन लाइफ है, उनकी जो कॉमन लैंग्वेज है, जो प्रैक्टिकली वो अपनी लाइफ में अपने सोशल एस्पेक्ट्स को समझने समझाने के लिए यूज़ करते हैं, अपने बिहेवियर में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो वो यूज़ करते हैं, उन तथ्यों का हम आसानी से पता लगा सकें। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यह उपागम समाजशास्त्र में साइंटिफिक ओरिएंटेशन या साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स को चुनौती देता है और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को या कहिए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के महत्व को बहुत अधिक बढ़ाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की अंतिम पद्धति यानी आमूल परिवर्तनवादी उपागम अर्थात रेडिकल अप्रोच की। फ्रेंड्स, रेडिकल अप्रोच जो है या आमूल परिवर्तनवादी उपागम जो है, अपने नेचर से ही मानवतावादी होने के कारण ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से विशेष रूप से संबंधित है। फ्रेंड्स, रेडिकल अप्रोच 1967 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में सबसे पहले उभरकर सामने आई और हार्टन, ड्यूच, मैकडॉनल्ड आदि जैसे विद्वानों ने इस उपागम को रेडिकल सोशियोलॉजी का नाम दिया। वहीं एल्विन गोल्डनर ने इसे अपनी बुक द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी में रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी का नाम दिया। फ्रेंड्स, युद्ध या संघर्ष को आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा का आधार माना गया और वहाँ ये भी क्लियर किया गया कि इसी के माध्यम से परिवर्तन संभव है, क्योंकि फ्रेंड्स, आमूल परिवर्तनवादी समाजशास्त्र या कहिए रेडिकल अप्रोच जो है, ये प्रमुखता प्रौद्योगिकी के प्रभाव से जनित सामाजिक स्थिति के विरोध के स्वरूप उत्पन्न हुआ। और फ्रेंड्स, ये उपागम तत्कालीन व्यवस्था का विरोधी भी था और परिवर्तन का समर्थक भी रहा है। फ्रेंड्स, इस विचारधारा के समर्थकों का कहना था कि समाजशास्त्र में शोषित, उपेक्षित, दलित या कमज़ोर वर्ग के लोगों के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस वर्ग के लोगों को कभी भी व्यवस्था का संरक्षण मिला ही नहीं, ऐसा इसके समर्थकों का मानना था। तो वे कहते हैं कि इन लोगों का अध्ययन करके समाजशास्त्र ज्ञान का सही उपयोग कर सकता है। और रेडिकल अप्रोच के जो समर्थक हैं वो अमेरिका के समाज में होने वाले भेदभावों तथा सब प्रकार के शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ हमेशा उठाते रहे। और वहाँ इस विचारधारा ने, वहाँ इस आइडियोलॉजी ने वहाँ के स्टूडेंट्स और जो वहाँ के बुद्धिजीवी थे, जो इलीट क्लास था, उनको काफ़ी प्रभावित किया। और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आमूल परिवर्तनवादी उपागम का इसीलिए काफ़ी महत्व है।
तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया कि समाजशास्त्रीय अध्ययन का मानविकी उन्मेष यानी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है, उसका सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ में क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कुछ मुझसे कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, कुछ उसमें और कुछ जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको संभवतः इस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी मिली होगी। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।